हाँ जी, गुड आफ्टरनून। लास्ट वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया था अपना जो मानसून वाला पार्ट यानी वर्षा ऋतु वाला पार्ट है, उसमें मानसून की शाखाओं के बारे में और राजस्थान के अंदर उसका इफेक्ट या प्रभाव किस तरीके से होता है। इफेक्ट स्थान के आधार पे, जिलों के आधार पे और उसके साथ हमने डायरेक्शन वाइज यानी दिशाओं के आधार पे। उसके बाद में लास्ट में कवर कर रहे थे अपन राजस्थान के अंदर समवर्षा रेखाएं। तो समवर्षा रेखाओं का मीनिंग है जिन स्थानों पे इक्वल रेनफॉल होती है उन स्थानों को कनेक्ट करने वाली रेखाएं समवर्षा रेखाएं। और उन समवर्षा रेखाओं में कुछ एक इंपोर्टेंट आइसोहाइट लाइन या समवर्षा रेखा जिनकी हम बात कर चुके थे 10, 25। ये जस्ट अभी आएंगे मैसेज, ठीक। तो 10, 25, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। और लास्ट में अपनी बात यह हुई थी कि जो 50 सेंटीमीटर से ऊपर की जो समवर्षा रेखा है, 50 सेंटीमीटर से अधिक की जो वैल्यूज हैं वो अरावली के ईस्ट में होती है। तो अरावली के ईस्ट में समवर्षा रेखा या जो आइसोहाइट लाइन है उसकी वैल्यू होती है 50 सेंटीमीटर से अधिक, और 50 सेंटीमीटर से जो कम होती है उन समवर्षा रेखा की वैल्यू होती है अरावली के पश्चिम में। जैसे अपने राजस्थान के वागड़ और हाड़ौती वाला जो पार्ट है, इन क्षेत्रों में समवर्षा रेखा जैसे यहाँ पर लगभग 80 सेंटीमीटर, और अधिकतम वर्षा वाले जिले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़, यहाँ लगभग 90 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पाई जाती है। तो राजस्थान के अंदर जो हाड़ौती वाला पार्ट है, जहां एक स्केल के तौर पे देखें तो वर्षा लगभग 80 से 120 सेंटीमीटर, जिसका एक एवरेज देखें तो लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास। तो आपके 90, 80 या 110 या 120 इसके आसपास की जो समवर्षा रेखा है वो आपके हाड़ौती की तरफ रहती हैं। हालांकि एवरेज के तौर पर यहाँ मैक्सिमम 90 सेंटीमीटर होता है। हालांकि वर्षा के तौर पे हम औसत वर्षा बांसवाड़ा, झालावाड़ की लगभग 100 सेंटीमीटर मानते हैं, लेकिन समवर्षा रेखाओं में इन जिलों को मुख्यतः 90 सेंटीमीटर के ऊपर इंडिकेट किया हुआ है। सर, लैब असिस्टेंट में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के भी कुछ बताइए। तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पार्ट अगर आपके उसमें लगता है कुछ, तो वो भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जैसे दोनों, जैसे एक तो आपका है जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हैं, लैब असिस्टेंट वाले, उनका कोर्स थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, और जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनका जो लैब असिस्टेंट का कोर्स है वो अलग दिया हुआ है। तो जो जो पार्ट आपके सिलेबस में एड ऑन किए हुए हैं वो उनके अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। जैसे जिनके इंडिया वर्ड वाला पार्ट नहीं दिया हुआ तो उनको नहीं पढ़ना है, और जिनके सिलेबस में एड ऑन है तो उनका सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया, कंप्लीट करवाया जाएगा। एक बार जो कमेंट आ रहे हैं वो स्टार्ट कर दो, 2 4 5 मिनट कमेंट लेते हैं। सर, अरावली का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है जहां से अरावली शुरू होती है? देखो, सुदूर बिंदु जो है मोस्ट सदर्न पॉइंट, वो तो अरब सागर की तरफ भी माना जाता है, मिनिकाई द्वीप के अंदर। और अरब सागर के अंदर वैसी चट्टाने हैं जैसे अरावली की, अर्थात प्री कैम्ब्रियन। इस कारण अरब सागर को अरावली के फादर के रूप में डिफाइन करते हैं, अर्थात अरेबियन सी इज नोन एज फादर ऑफ अरावली। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है, क्योंकि जो अरावली की जड़ें हैं वो मुख्यतः लक्षद्वीप की, और एक द्वीप आता है मिनिकाई द्वीप। तो मिनिकाई द्वीप के आसपास की जो चट्टाने हैं वो प्री कैम्ब्रियन चट्टाने हैं। इस कारण जो अरावली वाला जो एरिया है वो सुदूर दक्षिण में
मुख्यतः लक्षद्वीप की तरफ माना गया, मिनिकॉय द्वीप की ओर। मिनिकॉय द्वीप या मिनिकॉय द्वीप, जबकि इधर इंडिया वाले पार्ट में इसको सतत रूप से इस तलीय भाग पर है, ये मुख्यतः गुजरात से दिल्ली की तरफ माना गया है, जो कि 692 किलोमीटर सतत अरावली है। तो कंटिन्यूस जो अरावली है वो तो है गुजरात से लेकर दिल्ली तक। बाकी इसका एक मोस्ट सदर्न पॉइंट अरेबियन सी की तरफ भी आता है। सर माही बेसिन में चावल, मक्के और गन्ने के अलावा भी कोई और क्रॉप्स है क्या? बिल्कुल है। स्थानीय जो फसलें हैं उनको भी महत्व दिया जाता है, यानी लोकल सीजन में। जैसे किसी एरिया में बाजरा बोया गया है तो बाजरा भी होता है। कोई दालों में अगर दाल बोना चाहता है तो दाल भी होती है वहां पे। प्रतापगढ़ वाले एरिया में अफीम भी होती है, अर्थात ओपियम प्रोडक्शन भी होता है। लेकिन जो मेन क्रॉप्स हैं, मेन क्रॉप्स में मुख्यतः मक्का अधिक बोते हैं, क्योंकि किसान की मुख्य आदत है अनाज को अधिक बोना। और अनाज के बाद में मुख्यतः दलहन वगैरह फसलों को, या कुछ कैश क्रॉप्स, तो गन्ना कैश क्रॉप्स के रूप में बोई जाती है वहां। तो ट्राइबल एरिया में एक तो अपने चावल, और चावल से भी अधिक मुख्यतः मक्का अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि भील ट्राइब सबसे ज्यादा मक्का खाती है। तो राजस्थान के दक्षिण में इसी कारण माही वाले एरिया में और मुख्यतः मेवाड़ वाले एरिया में मक्के का उत्पादन अधिक होता है। ये वेब वर्जन के बारे में कुछ तो बात की क्या इनसे? अच्छा। हम्म। चलो स्टार्ट करते हैं अपन इसमें। सर करंट अफेयर वाली बुक के बारे में कुछ बताइए। देखो करंट अफेयर वाली जो बुक है, तो करंट अफेयर अपना जो सितंबर वाला है वो बुक आज इवनिंग तक आपके में आ जाएगी। और जैसे आ जाएगी उसके बाद में उसके ऊपर एक सेशन रखेंगे, तो उस सेशन के अंदर उस बुक से रिलेवेंट जो जानकारी होंगी वो स्पेसिफिक अपन 15-20 मिनट उसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी जो क्लास है वो आपके सब्जेक्ट की क्लास है, तो इसमें करंट वाले टॉपिक्स के बारे में अब ज्यादा चर्चा नहीं करके अपना जो प्रॉपर, यानी जो इस टाइम पीरियड में ज्योग्राफी क्लास होती है, तो अपने उसी के बारे में चर्चा रखें। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट, उनके साइंस नहीं आती जीके वाले पार्ट में। आपके जीके वाले पार्ट में सही 3 ही पार्ट दिए हुए हैं इसमें। एक तो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, एक आर्ट एंड कल्चर, और एक हिस्ट्री वाला पार्ट। यानी आपके सिलेबस में जो पॉइंट दिए हुए हैं एज इट इज उन्हीं के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। सिलेबस से आउट उसमें नहीं जाते एग्जामिनर। यानी सब्जेक्ट में भी और सिलेबस में भी मुख्यतः सब्जेक्ट के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं मेन पॉइंट्स को टारगेट करके उन्हीं में से एक क्वेश्चन निकालते हैं। क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके बिल्कुल भी टफ नहीं आए हुए हैं। लैब असिस्टेंट के जनरली जो कट ऑफ है वो जैसे वर्तमान में जो एग्जाम्स के कट ऑफ जा रही हैं उनसे जनरली हाई रहती है। तो उसका रीजन वही रह सकता है हाई होने का, कि आपका पेपर का जो लेवल है वो बिल्कुल इजी लेवल का होता है। और जैसे कि थोड़ा सा मॉडरेट या मीडियम लेवल का अगर पेपर आ गया, कुछ टफ कुछ इजी, तो बाद में कट ऑफ जनरली क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है फिर। तो आगे हम कंटिन्यूस बात करते हैं लास्ट में जहां टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके बाद, यानी संवर्षा रेखा के बाद। तो अपना जो रेनी सीजन वाला पार्ट चल रहा था, रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु।
जिसमें मानसून का लगभग पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें बचे हैं जिनको अपने को कंप्लीट करना है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने। तो एक तो ये फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। तो वैसे अपने यहाँ मानसून की एंट्री कब होती है? 25 जून। तो इसका मीनिंग जब तक मानसून आता है तो जून तो लगभग निकल चुका है अपने। तो जून निकल चुका है तो इसका मीनिंग अधिक वर्षा वाला महीना एक तो अपने जुलाई बचता है फिर, और एक कई बार जुलाई में मानसून लेट आता है तो इसका मीनिंग फिर अधिक वर्षा वाला महीना होता है अगस्त। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने कौन से होते हैं? तो इसमें आंसर रहेगा जुलाई और अगस्त। और इनमें भी अगर ऑप्शन में एक को चुनना हो तो पहले अपने प्रायोरिटी में जुलाई को रखना है और फिर बाद में अगस्त। वैसे देखा जाए तो ईयर टू ईयर, साल दर साल अपने अलग अलग जिले, सॉरी अलग अलग महीने हो सकते हैं। जैसे कोरोना वाले टाइम पीरियड में जुलाई में वर्षा कम हुई थी, अगस्त में अधिक हुई। कोरोना के बाद में भी एक दो वर्ष ऐसा रहा है जिसमें जुलाई की तुलना में अगस्त में वर्षा की मात्रा अधिक हुई है। तो इसका मीनिंग है ये तो ईयर टू ईयर वेरी करता है कि किस साल किस समय में अधिक वर्षा हुई। और बाकी अगर पूरे वर्ष में देखा जाए और दो दो महीनों के पेयर या जोड़े में देखा जाए तो सर्वाधिक वर्षा वाले महीने जुलाई और अगस्त को माना जाता है। और इन दोनों में अगर हमें एक को डिसाइड करना है तो आंसर लेना है जुलाई को। तो इसका मीनिंग बिना किसी ईयर मेंशन किए नॉर्मल पूछते हैं तो आंसर अपना क्या रहेगा? जुलाई। जैसे जनरली आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में औसत वर्षा किस जिले में अधिक है, तो औसत वर्षा हो सकता है किसी साल सवाई माधोपुर या दौसा में भी अधिक हो जाए, और हो सकता है किसी वर्ष ये वर्षा की जो मात्रा है ये आपके जो प्रतापगढ़ वाला झालावाड़ वाला जो पार्ट है उसमें भी अधिक हो जाए। कई बार हो सकता है बाड़मेर में भी अधिक हो। जैसे 2006 में बाड़मेर में भी बाढ़ आ गई थी। तो बाढ़ आ गई थी, क्लाउड बर्स्टिंग हो गया था और अचानक तेज वर्षा। लेकिन जनरली हमें पता है बाड़मेर में अधिक वर्षा नहीं होती, लेकिन किसी इंडिविजुअल ईयर में हो सकता है बाड़मेर भी आगे निकल जाए। तो इसका मीनिंग है कि साल दर साल इसमें लोकेशन आपकी चेंज होती है जिलों को लेकर, लेकिन एक एवरेज तौर पे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अपने झालावाड़ को, और ऑप्शन नहीं होता देन हम आंसर मानते हैं बांसवाड़ा को। तो सर्वाधिक वर्षा वाले महीने अपने किसको माना जाएगा? जुलाई एंड अगस्त को। इसके बाद में वर्षा ऋतु से जुड़े हुए कुछ फैक्ट में राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल इन राजस्थान। राजस्थान में वर्षा की जो अनिश्चितता है या अनसर्टेनिटी जो है, ये मुख्यतः डिपेंड करती है कि जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां अनिश्चितता बढ़ जाती है।
जबकि जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, वर्षा की मात्रा अधिक होती है, एरो का ऊपर होने का मीनिंग अधिक, वहां अनसर्टेनिटी या वर्षा की अनिश्चितता कम पाई जाती है। तो ये पॉइंट्स देख के अपने को समझ में आ रहा है कि जो वर्षा है वो अनिश्चितता के अपोजिट होती है, यानी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसलमेर में जाओ और जैसलमेर में जाके वहां के स्थानीय लोगों से पूछो कि भाई आपकी वर्षा कब आएगी, तो वो आसमान की ओर देख के यही कहेंगे भगवान भरोसे। तो ये भगवान भरोसे क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे रीजन है क्योंकि जिन क्षेत्रों में मानसून बहुत देरी से जाता है या बहुत कम वर्षा होती है, तो इसका मीनिंग वहां वर्षा की अनसर्टेनिटी यानी मानसून आने की अनिश्चितता कम रहती है, सॉरी अनिश्चितता अधिक रहती है। तो जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होगी वहां अनिश्चितताएं बहुत ज्यादा होती हैं, और जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है तो इसका मीनिंग वर्षा अधिक होने का मीनिंग अनिश्चितता वहां कम पाई जाती है, इसका अनिश्चितता का मीनिंग वहां निश्चितता अधिक पाई जाती है। जैसे आप झालावाड़ बांसवाड़ा में जाके पूछोगे मानसून के टाइम के मानसून कब आता है, तो वो लोग बता देंगे कि 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आ जाता है। या जहां हम बात करेंगे मानसून के आसपास, तो वो बता देंगे कि आपको बस इस टाइम आने ही वाला है। तो वो लोग श्योर है मानसून आने के प्रति कि मानसून आने ही वाला है, जबकि जैसलमेर वालों में ये श्योरिटी कम रहती है और उनमें अनसर्टेनिटी अधिक होती है। तो अनसर्टेनिटी अधिक होने का मीनिंग है वर्षा की मात्रा का कम होना, और अनिश्चितताओं का कम होने का मीनिंग है वर्षा की मात्रा का अधिक होना। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है अनिश्चितता और वर्षा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग वर्षा जहां कम है वहां अनिश्चितताएं अधिक है। सर अधिक वर्षा वाले ऑप्शन दोनों आ जाएं जुलाई और अगस्त, तो किसको आंसर माना जाएगा? तो देखो उस कंडीशन में जुलाई आंसर रहेगा, और किसी ईयर को मेंशन करके अगर दे दिया जाए तो उस साल के अपने को जो मौसम विभाग के जो डेटा हैं उनकी स्टडी करके जानी पड़ेगी कि मुख्यतः कौन से जिले में अधिक वर्षा हुई है और कौन से महीने में अधिक वर्षा हुई है। जैसे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम लगभग जो लास्ट ईयर का जो मानसून है या इस साल का जो मानसून है उसके भी देखेंगे डेटा, अगर मौसम विभाग ने डाल दिए तो लास्ट ईयर और इस साल के भी आ गए हो तो इस साल के, तो दोनों के जो, जैसे कि आज शाम को इसकी स्टडी करके कल ये मुख्यतः साल दर साल वाले जो डेटा हैं जिसमें एक तो लास्ट ईयर के और एक करंट ईयर जो वर्तमान वर्ष चल रहा होता है, अगर उसके डेटा अवेलेबल हो गए हो तो उसके भी डलवा देंगे। तो इसका मीनिंग वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि आजकल क्वेश्चन थोड़े करंट वाले भी पूछने लग गए हैं ज्योग्राफी के अंदर, यानी वो चीजें जो हाल ही में अपडेट हुई हो या एग्जामिनर को लगता है कि थोड़ा सा अपडेट पार्ट। चलो आगे चलते हैं अपन इसमें। तो यहां आपके आंसर क्या रहेंगे? वर्षा कम होती है, वर्षा कम का मीनिंग फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसलमेर जिला है, तो जैसलमेर जिले में वर्षा कम है तो इसका मीनिंग है वहां पे अनिश्चितताएं सबसे अधिक होती हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की अनिश्चितता कहां पाई जाती है? जैसलमेर। जैसलमेर की तरह कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? बीकानेर। तो इसका मीनिंग यहाँ पे भी वर्षा कम है तो अनिश्चितता आपके यहाँ पे भी, अनसर्टेनिटी यहाँ पे भी अधिक होती। और जैसे ऑप्शन में दिया जाए कि आपके झालावाड़ और बांसवाड़ा में मानसून की अनिश्चितता कम पाई जाती है, तो बिल्कुल सही बात है, मानसून की अनिश्चितता कम है और निश्चितता अधिक है। और अनिश्चितता कम इसलिए है क्योंकि वर्षा की मात्रा अधिक है, क्योंकि जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि वर्षा और मानसून की जो अनिश्चितताएं हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है और इसके बाद में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी को वर्षा की मात्रा के अपोजिट रखना है। क्योंकि स्थान ऑलरेडी आपको पता है, अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं?
राजस्थान के वागड़ और हाड़ौती वाले कम वर्षा वाले स्थान कौन से हैं? राजस्थान के जो बड़े जिले हैं अर्थात जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कम वर्षा वाले जिले हैं। अनिश्चितता ये बाद में एक पॉइंट आता है। और राजस्थान में वर्षा में परिवर्तनशीलता, वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल, इन राजस्थान स्टेट। राजस्थान में वर्षा में परिवर्तनशीलता, तो वर्षा में परिवर्तनशीलता दो तरीके की होती है और एक तो इसमें होती है वर्षा ऋतु में, इन रेनी सीजन, और एक होती है वार्षिक आधार पर। एनुअल बेस। इन रेनी सीजन या वर्षा ऋतु में देखें तो वर्षा ऋतु में हम ये देखते हैं कि राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में जैसे जैसलमेर बीकानेर वाला पार्ट, तो यहां एवरेज अपने 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 10 सेंटीमीटर। एवरेज कितनी वर्षा होती है? 10 सेंटीमीटर। लेकिन इस एरिया में पॉसिबल है कि 10 सेंटीमीटर से बढ़कर वर्षा की मात्रा आपके 20 सेंटीमीटर भी हो सकती है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में लगभग एरिड क्लाइमेट में आपके 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इसका मीनिंग 0 से 20 का मीनिंग है एरिड, तो एवरेज हम 10 सेंटीमीटर मानते हैं, तो 10 से 20 का होने का मीनिंग है 100% ग्रोथ होना। लेकिन जैसलमेर तो अपनी कंडीशन एरिड से बाहर नहीं आ पाया। चाहे 5 सेंटीमीटर हो तो 5 से अगर 15 हो गया तो भी एरिड है, 5 है तो भी एरिड है। लेकिन 5 सेंटीमीटर एवरेज अगर वर्षा होती है और वहां पे बाई चांस 15 सेंटीमीटर हो गया तो इसका मीनिंग आपकी 200% वर्षा की ग्रोथ हो गई। तो मीनिंग है जहां वर्षा कम होती है वहां थोड़ी सी वर्षा बढ़ने के साथ ही आपके परिवर्तनशीलता या वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे औसत 10 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है तब भी जैसलमेर एरिड है, और 20 हो गई तो भी जैसलमेर एरिड है। लेकिन वो 10 से 20 होने का मीनिंग 100% ग्रोथ होना। तो जिन क्षेत्रों में सामान्यतः वर्षा ऋतु के अंदर वर्षा कम होती है तो उन क्षेत्रों में अगर 20 सेंटीमीटर वर्षा हो गई तो वहां परिवर्तनशीलता अधिक मानी जाती है। वहां परिवर्तनशीलता या वेरिएबिलिटी अधिक मानी जाएगी। सिर्फ ये रेनी सीजन की बात कर रहे हैं, जबकि झालावाड़ और जो बांसवाड़ा वाला एरिया है, तो ये बांसवाड़ा और झालावाड़ का जो क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में सामान्यतः वर्षा अधिक होती है, जैसे 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर का मीनिंग है कि इससे अगर अधिक वर्षा हो तो सकता है कि यहाँ 120 सेंटीमीटर हो जाए, 130 सेंटीमीटर हो जाए, और अधिक हो जाए तो 150 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ ये पॉसिबल नहीं है कि 100 सेंटीमीटर से आप सीधे 200 पे चले गए, ये लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसलमेर में ये पॉसिबल है कि 10 है तो 10 से 20 भी हो सकती है। जिन स्थानों पे 5 सेंटीमीटर है तो वहां 10 होना भी पॉसिबल है। लेकिन जिन स्थानों पे 100 सेंटीमीटर है वहां 200 होना लगभग इम्पॉसिबल है। तो इसका मीनिंग जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत अधिक होती है वहां वेरिएबिलिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी,
यानी वहां लगभग वैसी ही स्थितियां रहती हैं जैसे साल दर साल होती हैं। लेकिन जो सूखे स्थान होते हैं वहां अगर गलती से वर्षा हो गई थोड़ी सी अधिक, तो वो पहले की तुलना में हो सकती है दोगुनी हो, यानी 100% ग्रोथ हो सकती है वहां, और हो सकता है 200% ग्रोथ भी हो सकती है। तो इसका मीनिंग है वर्षा ऋतु में जिन स्थानों पे वर्षा अधिक है, हम सिर्फ वर्षा ऋतु की बात कर रहे हैं, रेनी सीजन की, जिन स्थानों पे वर्षा अधिक है वहां पे परिवर्तनशीलता परिवर्तनशीलता कम होती है। जैसे जिन स्थानों पे वर्षा की मात्रा कम है पश्चिमी राजस्थान में, तो जहां वर्षा की मात्रा कम है वहां परिवर्तनशीलता अधिक होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये बात हम कर रहे हैं सिर्फ रेनी सीजन वर्षा ऋतु की, इस बेस पे। तो वर्षा ऋतु के अंदर जो परिवर्तनशीलता है वो भी अनिश्चितता की तरह है। यानी यहाँ पे भी वर्षा और मुख्यतः परिवर्तनशीलता एक दूसरे के अपोजिट है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां परिवर्तनशीलताएं अधिक देखने को मिलती हैं, मुख्यतः रेनी सीजन के अंदर। और रेनी सीजन के अंदर हम देखते हैं जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिक होती है उन क्षेत्रों में परिवर्तनशीलता कम पाई जाती है, अर्थात उसमें वेरिएबिलिटी कम पाई जाती है। लेकिन अगर हम पूरे साल की बात करें तो पूरे साल में आप देखते हैं, यानी ये दूसरा पॉइंट, एनुअल बेस के ऊपर। तो एनुअल बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए वार्षिक आधार पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरे वर्ष में झालावाड़ में एक समय ऐसा आता है कि वहां झालावाड़ में भी वर्षा नहीं होती, अर्थात वहां पे भी 0 सेंटीमीटर है। और एक समय पूरे साल में ऐसा आता है जैसलमेर में, जिस समय जैसलमेर में भी वर्षा नहीं है तो वो भी 0 सेंटीमीटर। लेकिन जब वर्षा होना स्टार्ट होती है तो झालावाड़ में वर्षा कहाँ तक पहुंचती है, लगभग 80 से 120 सेंटीमीटर। तो आप तो मैक्सिमम मान लो 120 सेंटीमीटर। और जैसलमेर में जब वर्षा होना स्टार्ट होती है तो वर्षा की मात्रा 0 से 20 सेंटीमीटर या 0 से 25 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, एरी डेजर्ट वाला भी, कि शुष्क मरुस्थल में लगभग 0 से 25 सेंटीमीटर। तो इसमें इसका मीनिंग जब 0 सेंटीमीटर हो रही थी साल के किसी एक हिस्से में, यानी एक भाग में 0 सेंटीमीटर, और साल में अधिकतम वर्षा वाले समय में कितनी थी, 25 सेंटीमीटर। तो ये इतना वेरिएशन आ गया इसमें। और झालावाड़ में एक समय ऐसा था कि जैसलमेर की तरह उस समय यहाँ पे भी वर्षा नहीं थी। लेकिन जब वर्षा होना स्टार्ट हुई रेनी सीजन में तो यहाँ वर्षा 120 सेंटीमीटर तक गई। तो इसका मीनिंग पूरे वर्ष को अगर हम एनालिसिस करें तो पूरे वर्ष के अंदर ये जो वेरिएबिलिटी है वो सबसे ज्यादा किस में आती है, झालावाड़ के अंदर। तो मुख्यतः झालावाड़ के अंदर जो वेरिएबिलिटी है, वार्षिक जो परिवर्तनशीलता है वो सबसे ज्यादा होती है। ये वाला जो समझा है ये समझ में आ गया, आप लोग अपनी तरफ से कमेंट करके बताइए। ये समझ में आ गया या रिपीट करें, क्योंकि थोड़ा सा टफ पार्ट है।
अच्छा, कुछ स्टूडेंट वो कह रहे हैं सर समझ में आ गया, कुछ में ये है कि सर एक बार और रिपीट करवाइए। देखो एक बार एक एग्जांपल ये लीजिए आप, जैसे पूरे 12 महीने में राजस्थान में एक कंडीशन ऐसी आती है जब राजस्थान में बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती पूरे 12 महीने में। जैसे हमारी वर्षा किस समय होती है मोस्टली? जून, जून के लास्ट में, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर। तो इसका मीनिंग बाकी का जो टाइम पीरियड होता है वो पूरे 12 महीने, यानी इन 3-4 महीनों को अगर छोड़ दे तो वो बाकी पूरे राजस्थान के लिए लगभग 0 सेंटीमीटर के वाले महीने होते हैं। तो उस समय झालावाड़ में भी 0 है, जैसलमेर में भी 0 है। तो पूरे 12 महीने हम देखते हैं कुछ जिले पूरे राजस्थान के अंदर ही 0 सेंटीमीटर है। लेकिन जब वर्षा होना स्टार्ट होती है वर्षा ऋतु के अंदर, तो जैसलमेर कहां तक जाता है? तो लगभग 20 सेंटीमीटर तक। तो कितना वेरिएशन आया? 0 से 20, यानी साल के एक भाग में वो 0 था और साल के एक हिस्से में जब वर्षा हुई तो वो 20 पे गया। लेकिन झालावाड़ जब वर्षा होती है तो कहां तक जाता है? तो झालावाड़, बांसवाड़ा, ये जब वर्षा होना स्टार्ट होती है तो ये एवरेज 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग है 0 से 120 सेंटीमीटर। तो ये वेरिएशन काफी ज्यादा है कि एक समय में तो वो 0 पे थे और एक समय में वो 120 पे थे। तो इसका मीनिंग वार्षिक जो परिवर्तनशीलता है, जो एनुअल वेरिएबिलिटी है, वो उन जिलों में अधिक होती है जहां वर्षा अधिक होती है। तो इसका मीनिंग यहाँ मुख्यतः एरो ऊपर होते हैं, जहां वर्षा अधिक होती है वहां परिवर्तनशीलता भी अधिक होती है। लेकिन ये रेनी सीजन की अगर बात करें, वर्षा ऋतु की बात करें, इन सिर्फ 4 महीने की बात करें तो ये अपोजिट होती है। फिर जैसे वर्षा ऋतु में जैसलमेर की एवरेज वर्षा 10 सेंटीमीटर और उसी ड्यूरेशन में जैसलमेर में 20 सेंटीमीटर भी हो सकती है वर्षा। तो सामान्यतः जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां वेरिएबिलिटी आपको अधिक मिल सकती है सीजन विशेष के अंदर। अब जैसे झालावाड़ में अपने 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो वहां 100 सेंटीमीटर, उसी सीजन में 200 सेंटीमीटर वर्षा होना, यानी वर्षा ऋतु में वो लगभग इम्पॉसिबल है। तो इसका मीनिंग है कि वहां पे डबल जो वर्षा है वो वाली कंडीशन आपको देखने को जनरली नहीं मिलेगी। तो इसका मीनिंग जिन क्षेत्रों में जो रेनी सीजन की बात करें सिर्फ ऋतु विशेष के अंदर, तो रेनी सीजन के अंदर अपने जो वर्षा और जो इसमें वेरिएबिलिटी या परिवर्तनशीलता ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जबकि पूरे वर्ष तो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, अर्थात एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक की मात्रा कम होगी तो दूसरे की मात्रा भी कम होगी। देखो इनको एक बार क्लास को जैसे समझ में नहीं आ रहा तो वापस रिपीट कर लेना, क्योंकि ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। परिवर्तन का मीनिंग है चेंज, कितना चेंज हो रहा है। तो जैसे अपना साल का एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि सभी जिले अपने 0 सेंटीमीटर पे होते हैं जब वर्षा नहीं होती। लेकिन जब होना स्टार्ट होती है तो झालावाड़ कहां तक जाता है? 120 तक। तो परिवर्तनशीलता झालावाड़ में पूरे वर्ष में 0 भी है और हाईएस्ट 120 भी है। तो हम देखें तो पूरे वर्ष में या वार्षिक आधार पर परिवर्तनशीलता झालावाड़ की ज्यादा आती है, जबकि उस समय जैसलमेर में परिवर्तन कम है क्योंकि जैसलमेर में वर्षा ही कम होती है। तो ये परिवर्तन जैसे 0 सेंटीमीटर है तो 0 से अधिकतम वर्षा कई बार 25 सेंटीमीटर तक होती है, तो परिवर्तन सिर्फ इतना ही हुआ है 0 से 25 के बीच में। एक कमेंट आया कि सर अधिक वर्षा परिवर्तनशीलता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ये मुख्यतः रेनी सीजन में अलग होता है और वार्षिक आधार पे अलग होता है। जैसे वार्षिक आधार पे आप देख रहे हो जिन जिलों में वर्षा की मात्रा अधिक होती है, वर्षा की मात्रा जिन जिलों में अधिक होती है वहां परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है। और जिन जिलों में सामान्यतः वर्षा की मात्रा कम होती है, वर्षा की मात्रा कम होती है वहां परिवर्तनशीलता भी कम पाई जाती है। ये तो मुख्यतः किसके आधार पे? ये तो अपने एनुअल बेस पे, वार्षिक आधार पे। लेकिन रेनी सीजन के अंदर अपोजिट होता है।
वार्षिक आधार पर समानुपाती होता है, जबकि वर्षा ऋतु में ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, अपोजिट होता है। तो ये वर्षा ऋतु वाले पॉइंट अपने मुख्यतः अधिक वर्षा वाले महीने, तो अधिक वर्षा अपने एक तो जुलाई में, जुलाई अगर ऑप्शन नहीं हो तो देन आंसर अगस्त के अंदर। इसके बाद में हम बात करें अधिक वर्षा के बाद मानसून की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। तो अनिश्चितताएं उतनी अधिक होती हैं जितनी वर्षा कम होती है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। निश्चितता निश्चितता इसके अपोजिट होती है। तो निश्चितता तो जनरली नहीं पूछते हैं, परिवर्तनशीलता ज्यादा पूछते हैं। वेरिएबिलिटी या परिवर्तनशीलता, तो परिवर्तनशीलता जनरली वार्षिक आधार पे अलग तरीके से काम करेगी और वर्षा ऋतु के अकॉर्डिंग अलग तरीके से। तो वर्षा ऋतु अपोजिट कि जिन क्षेत्रों में वर्षा कम है वहां परिवर्तनशीलता अपोजिट होती है, यानी अधिक होती है। और वार्षिक आधार पे पूरे वर्ष के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वार्षिक आधार पे मुख्यतः जिन क्षेत्रों में आपकी वर्षा कम है वहां परिवर्तनशीलता भी कम पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना, वार्षिक आधार पे यहां अलग डेटा रहेंगे और वर्षा ऋतु के अकॉर्डिंग यहां अलग डेटा रहेंगे। वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन के अकॉर्डिंग यहां अलग रहेंगे। बिल्कुल, सब्जेक्ट में जो कुछ पीजी वाले पार्ट हैं वो पीजी वाले पार्ट भी आपके स्टार्ट करवा देंगे जल्दी। दीपावली यानी अक्टूबर में दीपावली वाला जो टाइम पीरियड है उसके बाद में पीजी वाले एक एक सब्जेक्ट को हम वीकली लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो इतने बड़े पार्ट है, एक वीक में आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि पीजी वाले में आपके 3-3, 4-4 चैप्टर एक एक पार्ट में दिए हुए। जब जनसंख्या भूगोल है तो उसमें इतने ही पार्ट हैं आपके, मुख्यतः नगरीय भूगोल है तो नगरीय भूगोल में भी इतना ही मैटर है। तो वो लगभग वीकली चलने वाला पार्ट है, ये एक वीक में उसका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ताकि दिसंबर तक आपके जो नेट के एग्जाम है, जिन स्टूडेंट के सब्जेक्ट हैं तो उनको भी उसके अंदर मदद मिलेगी, यानी कुछ क्वेश्चंस वहां से आते हैं। क्योंकि नेट के एग्जाम में आपका सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है, ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपके फर्स्ट ग्रेड में या यूं कहें कॉलेज लेक्चरर वाले पार्ट में वो लगभग दिया हुआ होता है। और जनरली क्वेश्चन वही पूछते हैं जो अपने सब्जेक्ट में यहाँ फर्स्ट ग्रेड में अपन पढ़ रहे होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है आपके। तो ये वाला वर्षा ऋतु वाला पार्ट कंप्लीट हो गया अपना। तो अपना जो पार्ट चल रहा था वो चल रहा था मुख्यतः ऋतु में। तो ऋतु में हमने जो क्लाइमेट सीजन है उसमें हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। एक तो समर सीजन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था आपका, ग्रीष्म ऋतु वाला पार्ट। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट किया था वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु में जो मुख्य घटना थी वो थी मानसून। तो ये वाला पॉइंट अभी तक हम कवर कर रहे थे इसमें मानसून। अब इसके बाद में मानसून निवर्तन यानी मानसून लौटने वाली घटना वो होती है शरद ऋतु में। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑटम सीजन या शरद ऋतु।
शरद ऋतु वाला पार्ट, तो इसमें एक तो है मानसून निवर्तन, जो स्टार्टिंग में ऋतुओं में बताया भी था कि मानसून लौटने की घटना मानसून निवर्तन है, रिटेटिंग ऑफ मानसून, रेडिएटिंग ऑफ मानसून। एक मानसून लौटने के दौरान अचानक तापमान का बढ़ना, यह अपने आप में कार्तिक हीट। कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट। कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट। तो अब इसमें से शरद ऋतु में पहले हम स्टार्ट करेंगे रेडिएटिंग मानसून, अर्थात मानसून का निवर्तन। मानसून निवर्तन का जनरली मीनिंग हम क्या लेते हैं? रेडिएटिंग ऑफ मानसून। कहानी को थोड़ा सा हम इसके पहले जाके समझने का प्रयास करते हैं कि मानसून निवर्तन का मीनिंग तो है मानसून लौटना, लेकिन मानसून आने का मीनिंग क्या था? जब सूर्य हमारे यहां सीधा चमकता है कर्क रेखा पर, उस समय हमारे यहाँ टेम्परेचर अधिक और एयर प्रेशर कम होता है, और उसी समय पानी कम गर्म होने के कारण समुद्रों का टेम्परेचर स्थलीय भाग की तुलना में थोड़ा कम और वायुदाब अधिक होता है, और उस समय जलीय भाग से स्थलीय भाग अर्थात हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, और ये भारत में मानसून अर्थात वर्षा की शुरुआत करती है। और एक निश्चित समय के बाद यानी सितंबर लास्ट तक आते आते सूर्य की स्थिति भारत में कर्क रेखा की बजाय लगभग 0 डिग्री पे आ जाती है वापस, और उसके बाद में सूर्य धीरे धीरे सदन में अक्टूबर की तरफ, जब सितंबर निकलेगा तो अक्टूबर के समय मुख्यतः सदन की तरफ सीधा चमकना स्टार्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ हेमेस्फीयर में या उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे टेम्परेचर कम होना और एयर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और एयर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया तो इसका मीनिंग हाई एयर प्रेशर से समुद्रों की ओर अर्थात लो एयर प्रेशर की ओर हवा चलना स्टार्ट होगी, और ये हवाएं अपने लिए एक तरीके से क्या है? मानसून का निवर्तन। जैसे हमारे यहाँ समुद्री हवाएं आ रही हैं तो वो तो है मानसून का अराइवल होना, पहुंचना, और वापस जाने का मीनिंग है विड्रॉल ऑफ मानसून। तो इसका मीनिंग है विड्रॉल की घटनाएं तब होती हैं जब सूर्य मुख्यतः भूमध्य रेखा की तरफ चला जाता है या भूमध्य रेखा को क्रॉस करके सदन में चला जाता है, तो ये मानसून के बाद की घटनाएं हैं। तो इसका मीनिंग है मानसून का वापस जाना या मानसून का लौटना, मानसून निवर्तन कहलाता है। हिंदी में प्रत्यावर्तन भी बोलते हैं इसको। तो डेफिनेशन तो आपको लगभग ध्यान है कि मानसून के वापस जाना या मानसून लौटना या मानसून प्रत्यावर्तन की घटना को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। तो ये सेकंड वाला जो मैप है ये अपने से रिलेवेंट है यहाँ। ये तो मानसून आने वाला है और ये मानसून लौटना। तो मानसून लौटने के पीछे रीजन ये होते हैं कि अपने यहाँ तापमान वापस कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी अभी जो सीजन चल रहा है ये रेडिएटिंग मानसून का ही चल रहा है, मानसून निवर्तन का। जब टेम्परेचर कम हो रहे हैं, वायुदाब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो हवाएं स्थल से जल की ओर चल रही है। तो मानसून निवर्तन का मीनिंग है मानसून का वापस आना या लौटना। मानसून का वापस जाना या लौटना, वापस जाना या लौटना मानसून निवर्तन कहलाता है। मानसून निवर्तन या मानसून प्रत्यावर्तन कहलाता है। प्रत्यावर्तन का अगर आपको डेट पूछ लिया जाए, प्रत्यावर्तन तो डेट तो हमें ध्यान है 30 सितंबर। तो इसका मीनिंग है वो तो जिस दिन से प्रत्यावर्तन स्टार्ट होता है वो डेट है। प्रत्यावर्तन एक दिन में नहीं होता। जैसे मानसून जो आता है वो भी एक दिन में नहीं आता। हालांकि वो डेट अगर पूछ ली जाए किस दिन पहुंचता है तो वो डेट हमारे मौसम विभाग ने 25 जून ली हुई है, लेकिन वो आर्द्रता जो आई है वो हमारे केवल 25 जून की नहीं है। जैसे जैसे हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुए थे मार्च से,
तो वैसे वैसे वायुदाब कम हुआ है, और वायुदाब कम होने के कारण समुद्र से ह्यूमिडिटी कंटिन्यूस शिफ्ट हुई है, जो मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में। अब वो जून में मैक्सिमम टेम्परेचर और लो प्रेशर होने के कारण वो ह्यूमिडिटी ज्यादा शिफ्ट हुई है, और ज्यादा शिफ्ट हुई है उसके साथ मानसून एक्टिव हो गया। तो इसका मीनिंग वो जो आर्द्रता बढ़ी थी वो केवल 25 जून की नहीं थी, वो मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जो आर्द्रता कम होगी या समाप्त होगी तो एक 30 सितंबर को कम नहीं होगी, वो अगले 2 महीने तक लगभग धीरे धीरे ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर की, वो धीरे धीरे वापस आती है, लौटती है। तो निवर्तन का समय अगर एक डेट में नहीं लेके महीनों में लिया जाए तो 30 सितंबर के बाद के 2 महीने इसमें माने जाते हैं, अर्थात अक्टूबर और नवंबर। तो मानसून के वापस जाने की घटना को या लौटने की घटना को, वापस जाना या लौटने की घटना मानसून निवर्तन कहलाता है, जिसका टाइम पीरियड या समय सितंबर के बाद के 2 महीने होते हैं, अक्टूबर एंड नवंबर। ये मानसून निवर्तन का समय। इसमें यह ध्यान रखना कि भारत में मानसून 31 अक्टूबर को लास्ट डेट है, तो इंडिया में या भारत में निवर्तन का जो समय माना गया है वो नवंबर एंड मिड दिसंबर, नवंबर और मध्य दिसंबर को माना गया है। जिस समय भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटों पे और कर्नाटका के पूर्वी भागों पे। तो ये 2-3 प्रमुख एरिया है जिसमें मेन तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग यानी जो तमिलनाडु की तरफ है, और कर्नाटका का पूर्वी भाग यानी जो तमिलनाडु की तरफ है। तो इसमें मुख्यतः तमिलनाडु राज्य होता है जहां रोटेटिंग मानसून अर्थात लौटते हुए मानसून से नवंबर और दिसंबर। तो अभी अपना जो नेक्स्ट मंथ आएगा उस समय सबसे अधिक वर्षा होंगी तमिलनाडु की तरफ। और इसी दौरान मानसून लौटने के दौरान अचानक जो टेम्परेचर बढ़ते हैं कार्तिक महीने में, उसको हम कहते हैं कार्तिक हीट, कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट। कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट। तो मानसून लौटने के दौरान के दौरान अचानक तापमान में बढ़ोतरी होना। अचानक तापमान में बढ़ोतरी होना कार्तिक हीट कहलाता है। मीनिंग सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग विड्रॉल ऑफ मानसून। तो जो अपना एटमॉस्फेयर या जो वायुमंडल है उसमें तापमान में अचानक बढ़ोतरी होती है, यानी सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग विड्रॉल ऑफ मानसून। जब मानसून लौटता है उसी दौरान अचानक, तो लौटने के बाद नहीं, उसी ड्यूरेशन के अंदर जब मानसून लौटना स्टार्ट कर रहा है और अचानक टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो वो हमारे लिए कार्तिक हीट या अक्टूबर की उष्णता या अक्टूबर हीट के रूप में, हीट का मीनिंग टेम्परेचर का बढ़ना, तो अक्टूबर हीट के रूप में भी इसको डिफाइन किया जाता है। एक क्वेश्चन है कि सर ये अक्टूबर नवंबर में तो टेम्परेचर कम होते हैं, तो टेम्परेचर कम होते हैं तभी तो हमारे एयर प्रेशर बढ़ते हैं, और जब वायुदाब बढ़ते हैं तो इसका मीनिंग उस समय भारत के स्थलीय भाग से और जलीय भाग की ओर हवाएं चलती हैं, तो ज्यादातर हवाएं हमारे स्थलीय भाग से जाती हैं, इस कारण वर्षा नहीं करवा पाती। लेकिन भारत के पूर्वी भाग से जो हवाएं जाती हैं वो बंगाल की खाड़ी की नमी को ग्रहण करके और तमिलनाडु के तट से टकरा जाती हैं। तो मुख्यतः ये जो पूर्वी भारत की ओर से हवाएं आती हैं, इनके ऊपर बंगाल की खाड़ी आने, यानी ये जो ह्यूमिडिटी वाला एरिया है, क्योंकि कोई भी हवा अगर समुद्र के ऊपर से निकलेगी तो ह्यूमिडिटी उसके अंदर आती, तो जैसे ही वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आते हुए तमिलनाडु के तट पे पहुंचती हैं
तो लौटते हुए मानसून से मुख्यतः तमिलनाडु पे वर्षा इस कारण होती है क्योंकि ये हवाएं मुख्यतः बे ऑफ बंगाल के ऊपर से लौटती है, तो इस कारण वो वापस आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, जबकि भारत के बाकी हिस्से में लौटते हुए मानसून से वर्षा नहीं होती। इसका मतलब लौटता हुआ मानसून वर्षा नहीं कर पाता, आते हुए मानसून से वर्षाएं होती हैं। तो लौटते हुए मानसून का जो एग्जाम्पल है वो भारत में तमिलनाडु और इसके कुछ निकटतम राज्य है। तो ये मानसून लौटने के दौरान यानी मानसून वापस जाने के दौरान अचानक तापमान में बढ़ोतरी होना। तो अचानक तापमान में बढ़ोतरी होना कार्तिक हीट। अब इसके पीछे कारण यह है, कार्तिक हीट के पीछे जनरली कारण हम ये मानते हैं, जैसे 25 जून से 30 सितंबर तक अपना जो एटमॉस्फेयर या जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल के अंदर इस समय मानसून जब आता है तो वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, जबकि उस ड्यूरेशन में भूमिगत आर्द्रता कम रहती है। लेकिन जैसे जैसे बारिश होती है, क्योंकि मानसून आने का मीनिंग है क्लाउड्स का बनना और कंटिन्यूस वर्षा का होना, तो ये वर्षा जब कंटिन्यूस होती है तो वायुमंडल की आर्द्रता धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम। और ये नमी अपने वो जमीन पे प्राप्त हो जाती है, इसका मीनिंग भूमिगत आर्द्रता बढ़ जाती है। तो ये लगभग 30 सितंबर के बाद कंडीशन ये है कि वायुमंडलीय आर्द्रताएं कम है और जो भूमिगत आर्द्रता है ये अधिक। भूमिगत आर्द्रता अधिक है तो इसका मीनिंग है कि वायुमंडल के अंदर ह्यूमिडिटी पार्ट्स कम हो गए, और जब एटमॉस्फेयर में आर्द्रता कम हो जाती है तो इसका मीनिंग क्लाउड बनने की पॉसिबिलिटी कम हो गई है। जब ह्यूमिडिटी अधिक होती है तो क्लाउड्स ज्यादा बनते हैं, और थोड़ा सा अपना जैसे रेनी सीजन हम मानते हैं थोड़ा सुहावना मौसम होता है, क्योंकि क्लाउड्स के कारण टेम्परेचर उतना महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही मानसून निवर्तन करता है और ह्यूमिडिटी कम होती है, तो ह्यूमिडिटी कम होने का मीनिंग वायुमंडलीय आर्द्रताएं कम हो गई, तो इसका मीनिंग क्लाउड हट जाएंगे और फिर अपने को तेज धूप जो कि जमीन की तरफ महसूस होगी। अब जो जमीन की नमी है वो भी कंप्लीट जमीन के नीचे नहीं बैठी है, और ना वो इवेपोरेट या वाष्पीकृत होकर ऊपर उठी है, तो वो जो नमी बची है वो या तो ज्यादातर जमीन में बैठ जाती है, और थोड़ी बहुत बचती है तो एटमॉस्फेयर में वो एज ए वाटर वेपर या जलवाष्प के रूप में चली जाती है। लेकिन कुछ समय तक वो भूमि के अंदर उपस्थित होती है, और वो 1 से 2 वीक तक का समय होता है जब तक ये या तो वाष्पीकृत होगी या फिर जमीन के नीचे बैठ जाएगी। और उन 1 और 2 वीक में जो टेम्परेचर बढ़ते हैं वो हमारे लिए कार्तिक हीट है, अक्टूबर हीट है, जो कई बार अपने को फील करवाते हैं जैसे मई और जून वापस आ गया। हालांकि उतनी गर्मी तो नहीं होती, लेकिन मई जून से कई बार हम तुलना करवाने लग जाते हैं इस टाइम पीरियड की, जो अक्टूबर के आसपास में चल रहा होता है या हिंदी मास के अकॉर्डिंग कार्तिक के समय चल रहा होता है, तो ये अपने लिए कार्तिक हीट होता है। तो इस कार्तिक हीट के पीछे या आगे वाला जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है इसमें, कि वायुमंडलीय आर्द्रताओं का कम होना और भूमिगत आर्द्रताओं का बढ़ना, ये मुख्यतः टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। तो वायुमंडल की कम आर्द्रता, लेस ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोस्फियर, less humidity of atmosphere, less humidity of atmosphere,
जबकि लैंड में इसके अपोजिट है। हाई ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की उच्च आर्द्रता, वायुमंडल की कम आर्द्रता और भूमि की उच्च आर्द्रता, क्योंकि जमीन में जो नमी होगी वो क्या करती है, टेम्परेचर को होल्ड करती है। तो जनरली अपना एटमॉस्फेयर में नमी और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ये टेम्परेचर को होल्ड करने वाले क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, जलवायु कारक होते हैं। जिन क्षेत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक नहीं होती वहां पे अचानक टेम्परेचर नहीं बढ़ते और उच्च तापमान जनरली कम पाए जाते हैं। और ऐसा एक दूसरा पॉइंट जलवाष्प भी है। तो जलवाष्प भी क्या करता है, मुख्यतः टेम्परेचर को होल्ड करता है। तो इसका मीनिंग जमीन में अगर नमी रहेगी तो टेम्परेचर को होल्ड करके कुछ समय टेम्परेचर बढ़ा सकती है। तो मीनिंग है कि इसमें मुख्य कारण अक्टूबर हीट का लेस ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाई ह्यूमिडिटी ऑफ लैंड पार्ट, वायुमंडलीय आर्द्रताओं का कम होना और भूमिगत आर्द्रता का अधिक होना इसके पीछे कारण है। तो इसका मीनिंग एक कंडीशन को याद रखो, दूसरी अपोजिट बोलनी है। एक में आप वायुमंडलीय आर्द्रता कम बता रहे हो तो इसका मीनिंग भूमिगत आर्द्रता आपको अधिक बतानी है। तो इसका मीनिंग लेस ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाई ह्यूमिडिटी ऑफ लैंड पार्ट। और कार्तिक हीट, अक्टूबर हीट में महीना आपको याद नहीं करना, इसमें जो हेडिंग है वही महीना है, अर्थात अक्टूबर का महीना। अब इसके बाद इसमें एक प्रमुख घटना और आती है। ये शरद ऋतु वाली अपनी दोनों प्रमुख घटनाएं कंप्लीट हो गई हैं। एक तो मानसून का निवर्तन यानी मानसून का लौटना, और मानसून रोटेटिंग मानसून के ड्यूरेशन में अचानक टेम्परेचर का बढ़ना यानी कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट। कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट। कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट। अब इसके बाद में जो पार्ट बचा है आपका, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, शीत ऋतु वाला पार्ट। शीत ऋतु यानी जो रेनी सीजन वाला पार्ट। रेनी सीजन वाला पार्ट है शीत ऋतु वाला पार्ट। तो शीत ऋतु के अंदर प्रमुख घटनाएं अपनी, एक तो मावठ है, एक शीतलहर, ये दो पार्ट आते हैं। एक तो मावठ है और एक कोल्ड वेव। तो मावठ का मीनिंग क्या है और कोल्ड वेव का मीनिंग क्या है, तो दोनों घटनाएं अपने शीत ऋतु की हैं। जिसमें पहले हम देखते हैं मावठ। जैसे अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है वो जलीय आधार पे यूरोप और अफ्रीका यानी दो भूभाग के बीच में, यानी दो लैंड पार्ट के बीच में, इसको नाम दिया जाता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जिसको मेडिटेरेनियन सी के रूप में हम देखते हैं। फिर यहां से मुख्यतः भारत की तरफ मुख्यतः यहां से भूमध्य सागर की ओर से ये जो पश्चिमी विक्षोभ जाते हैं, जो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग को अधिक प्रभावित करते हैं, और राजस्थान के भी इसी भाग को उत्तरी पश्चिमी राजस्थान।
तो इन हवाओं को हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जो पछुआ पवनों का ही पार्ट है, काफी हाइट पर होती हैं, जेट स्ट्रीम के रूप में भी जानी जाती हैं, पश्चिमी विक्षोभ। इनको वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहा जाता है और ये भारत के जिस हिस्से को प्रभावित करेंगे, नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट को, राजस्थान का भी लगभग वही हिस्सा है, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में J&K वाला पार्ट, साथ में उसके लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी या पश्चिमी यूपी, और मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में अगर हम बात करें तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में एक तो गेहूं उत्पादन वाला क्षेत्र श्री गंगानगर, इन्हीं के साथ हनुमानगढ़, और इनका जो मेन डिवीजन हेडक्वार्टर है अर्थात बीकानेर। तो ये मुख्यतः माउंट से वो जिले ज्यादा प्रभावित होते हैं जो मानसून से कम प्रभावित होते हैं, तो यहां थोड़ा सा अपोजिट है अपना। सर राजस्थान में रोटेटिंग टाइम पीरियड लौटने का समय अक्टूबर नवंबर है क्या? हाँ बिल्कुल, राजस्थान के अंदर 30 सितंबर के बाद वाले 2 महीने, डेट के रूप में पूछे तब तो 30 सितंबर है, और मंथ्स के रूप में अगर पूछा जाए तो अक्टूबर और नवंबर, 30 सितंबर के बाद वाले 2 महीने। भारत में डेट पूछा जाए तो भारत में अंतिम लौटने की तिथि होती है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, तो लौटने महीने बताए जाते हैं, तो उसके बाद के होते हैं नवंबर एंड मिड दिसंबर। मावट का इफेक्ट अपने दिल्ली में भी होता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी का मीनिंग कुछ पार्ट दिल्ली का भी आता है उसमें, तो ऐसा नहीं है कि मावट राजस्थान के केवल उत्तर पश्चिम में होती है। ओनली शब्द आएगा तो गलत है, अरावली के ईस्ट में भी होती है मावट, लेकिन ईस्ट वाला भाग कम प्रभावित होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानसून है वो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में अधिक होता है, तो ये नहीं है ना कि उत्तर पश्चिम में नहीं होता। मानसून की वर्षा राजस्थान के उत्तर पश्चिम में भी होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है। तो मावट भी सेम ऐसा ही है कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम में अधिक है, और उत्तर पश्चिम में भी मुख्यतः उत्तर की तरफ अधिक है, जहां श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर ये प्रमुख जिले हैं। यहां मावट का जो मीनिंग है वो क्या लिया जाए कि शीत ऋतु में ये कंडीशन अपने को ऋतु के अकॉर्डिंग लेनी है कि विंटर सीजन या शीत ऋतु में भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। तो इसमें 2-3 कंडीशन है कि एक तो ये वर्षा किस समय होती है, शीत ऋतु, तो सिंपल ये दिया जाए विंटर सीजन रेनफॉल क्या कहलाती है, तो मावट कहां से आती है, भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर से आने वाली वर्षाओं को क्या कहा जाता है, तो भी आंसर मावट, मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा आती है। तो क्वेश्चन अगर पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा तब भी आंसर रहेगा मावट। तो आपके चाहे शीतकाल के नाम से हो, चाहे भूमध्य सागर से हो, चाहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अर्थात पश्चिमी विक्षोभ, सब में आंसर अपना सेम रहेगा मावट। तो इसमें डेफिनेशन के तौर पे हम लिख सकते हैं शीत ऋतु में शीत ऋतु में भूमध्य सागर से आने वाली
भूमध्य सागर से किसके रेफरेंस में आती है वो भी ऐड कर सकते हैं। भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा पश्चिमी विक्षोभ यानी जेट स्ट्रीम पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा आने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। एक तो राजस्थान और भारत में आने वाली मावट मुख्यतः किस क्षेत्र से आती है, तो आंसर रहेगा भूमध्य सागर से। किसके द्वारा आती है, तो आंसर रहेगा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के द्वारा। और एक किस समय आती है, तो आंसर रहेगा शीत ऋतु के अंदर, विंटर सीजन के अंदर। तो क्वेश्चन यहां से भी निकल सकता है, शीत ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है, मावट। भूमध्य सागर से आने वाली वर्षाओं को क्या कहा जाता है, मावट। पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होने वाली वर्षा को मुख्यतः क्या कहा जाता है, मावट। या तीनों मिला के लिखते हैं अपन कि विंटर सीजन रेनफॉल विच कम्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी थ्रू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये कहां से आती है, फ्रॉम मेडिटेरियन सी वाले पार्ट से। किसके थ्रू आते हैं, किसके द्वारा आती हैं, तो आंसर रहेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ अर्थात जेट स्ट्रीम। अर्थात एक तरीके से देखें तो उच्च वायुमंडलीय जो पछुआ पवनें होती हैं, जो अधिक हाइट पे चलती हैं, ताकि उनको छोटी मोटी पर्वतमाला या कोई धरातलीय अवरोध है वो उनको रोक नहीं पाए। क्योंकि इस समय इन वर्षाओं का आने का मुख्य कारण तापमान और वायुदाब नहीं होता, क्योंकि इस समय भारत में भी तापमान हिमालय क्षेत्र में कम रहते हैं। और तापमान कम रहने का मीनिंग है एयर प्रेशर या वायुदाब का अधिक होना। तो इसका मीनिंग लो एयर प्रेशर तो नहीं होता है अपने यहाँ। तो इसका मीनिंग है कि वर्षा करवाने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या तो आप ह्यूमिडिटी को मैक्सिमम कर दो, अपने एटमॉस्फेयर में आर्द्रता को अधिकतम कर दो, या आप टेम्परेचर को कम कर लो। टेम्परेचर को कम करोगे तो इसका मीनिंग है हवाएं सिकुड़ती हैं, और सिकुड़ी हुई या ठंडी हवा है उसमें ह्यूमिडिटी के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के निकट आते हैं, और उससे क्लाउड बन के वर्षा होना स्टार्ट होती है। तो वर्षा के पीछे दो रीजन है, ह्यूमिडिटी को बढ़ा देना या टेम्परेचर को कम कर लेना। दोनों ही रीजन से वर्षा हो सकती है। तो शीत ऋतु में भूमध्य सागर की ओर से आने वाली जो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा आने वाली जो वर्षा है उनको मावट कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड या जो समय है मुख्यतः ये वर्षा दिसंबर से और मार्च के बीच में होती है। तो इनका टाइम पीरियड दिसंबर टू मार्च। लाभान्वित क्षेत्र अभी जो बताया था राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग, जिसमें मुख्य जिला कौन है, श्री गंगानगर। निकटतम हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ एंड बीकानेर। तो ये इसके बेनिफिशियरी रीजन लाभान्वित क्षेत्र। लाभान्वित क्षेत्र के बाद में सर्वाधिक लाभ इसका, तो जिस समय आती है उस समय हमारी रबी क्रॉप्स होती हैं, तो इसका मोस्ट बेनिफिशियरी जो पार्ट है वो होता है रबी फसल। और रबी में भी मुख्यतः सर्वाधिक लाभान्वित फसल है वीट, वीट या गेहूं। तो इसके लिए काफी ज्यादा लाभदायक वर्षा मानी जाती है। गेहूं के लिए लाभदायक होने के कारण इस वर्षा को मुख्यतः गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। तो मावट को गोल्डन ड्रॉप्स क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका लाभ सर्वाधिक गेहूं को होता है। तो गेहूं के रंग के आधार पर इसको टाइटल मिला हुआ है।
एक क्वेश्चन है सर, राजस्थान में मानसून के आगमन की तिथियां किस ओर बढ़ती जाती हैं? तो देखो, राजस्थान के दक्षिण और पूर्व की तरफ मानसून पहले आता है, लगभग 25 जून, और उत्तर पश्चिम के अंदर जाते जाते मानसून है वो लगभग आपके जुलाई के अंदर सेकेंड वीक तक आता है। तो लगभग 8 से और 12 जुलाई के बीच में आता है। तो इसका मतलब मानसून की तिथियां जो हैं वो राजस्थान के दक्षिण पूर्व से और उत्तर पश्चिम की ओर तिथियां बढ़ती हैं। तो क्वेश्चन था, राजस्थान में मानसून के आगमन की तिथियां किस ओर बढ़ती जाती हैं? तो डेजर्ट की ओर जाने पर ये तिथियां कंटिन्यूस बढ़ती हुई जाती है, और उधर वर्षा की मात्रा कंटिन्यूस घटती हुई जाती है। तो इसका मीनिंग जहां डेट बढ़ती जाएगी, तो इसका मीनिंग है वहां पे वर्षा की मात्रा धीरे धीरे आपकी क्या हो जाती है, कम। तो सर्वाधिक लाभ गेहूं के फसल को, गेहूं के फसल के आधार पर इसको एक टाइटल दिया जाएगा। वो टाइटल क्या है? मावट को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है क्योंकि इसका सर्वाधिक लाभ इसका सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को होता है। क्योंकि इसका सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल। तो मावट is also known as golden drops because wheat is most beneficiary crop through मावट। तो मावट के थ्रू सर्वाधिक लाभान्वित फसल कौन सी है? गेहूं। तो गेहूं के आधार पर इसको ये रंग दिया गया है गोल्डन ड्रॉप्स। ये देखो, लैब असिस्टेंट के लिए आपके दो सिलेबस है। एक ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स का अलग है, जीके वाला पार्ट जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये वाला पार्ट आपका कॉमन है। शायद पॉलिटी वाला नहीं है आपके, इसमें ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री वाला पार्ट ये कॉमन है आपका। और उसके बाद में कुछ जो स्टूडेंट हैं जैसे ही पूछ रहे हैं कि सर लैब असिस्टेंट में क्या सिलेबस अलग अलग है, तो साइंस वाले स्टूडेंट्स के साइकोलॉजी वाला पार्ट और उनके इंडिया वर्ल्ड वाला जो कॉमन पार्ट है वो ऐड किए हुए हैं। यानी साइंस सब्जेक्ट जिनके हैं उनके सिलेबस को थोड़ा ब्रॉड दिया हुआ है। सिलेबस ब्रॉड दिया हुआ है, लेकिन उनके मोस्टली जो क्वेश्चन है 90 से 95% वो राजस्थान से रिलेवेंट ही आ रहे हैं। राजस्थान से बाहर उनके क्वेश्चन ना के बराबर जा रहे हैं। इसका मीनिंग उनको मेन टारगेट राजस्थान वाला पार्ट है वही करना है, लेकिन बाकी जो पार्ट अगर उनके जो अदर वाला दिया हुआ है, जैसे साइकोलॉजी वाला पार्ट है तो वो भी कंप्लीट करवाना है। तो इसका मीनिंग सिलेबस का तो पार्ट अपने को कंप्लीट ही पूरा करना है। तो इसका मीनिंग आपके सिलेबस में दो तरीके के इसमें जीके वाले पार्ट में वेरिएशन है। सब्जेक्ट तो आपका अलग अलग है दोनों का, साइंस वालों के साइंस वाले पार्ट है, और जो आर्ट्स वाले हैं जिनके ज्योग्राफी वाला पार्ट है उनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, लेकिन आपके जीके में भी वेरिएशन है।
ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट है उनको साइकोलॉजी नहीं पढ़नी, क्योंकि उनके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, तो उनके पार्ट में, वो सिलेबस के पार्ट में ऐड नहीं है। तो चलो आगे कंटिन्यूस करते हैं अपन। तो ये माउथ वाला गोल्डन ड्रॉप्स क्यों कहा गया है? क्योंकि गेहूं की फसल अधिक होती है और गेहूं के कलर के आधार पर इसको नाम दिया गया है। दूसरा पॉइंट है कि इस शीतकालीन जो वर्षा है, शीतकालीन वर्षा है, यह तो मावट है, लेकिन इस मानसून को क्या कहा जाता है? तो शीतकालीन जो मानसून है उसके लिए शब्द अलग है। शीतकालीन मानसून एक तो भारत के जिस क्षेत्र में आता है, तो ये कर्क रेखा तक का क्षेत्र तो अपने आप में उष्ण कटिबंध, यहां से मुख्यतः 0 डिग्री की तरफ, और कर्क रेखा के ऊपर का भाग है शीतोष्ण कटिबंध। तो एक तो शीतोष्ण कटिबंध अर्थात टेम्परेट जोन में आता है, तो शीतोष्ण कटिबंध मानसून भी कहते हैं इसको। और एक मुख्यतः ये भूमध्य सागर की ओर से, यहां सामने हिमालय है, तो हिमालय के कारण ये नीचे की ओर शिफ्ट होती है हवाएं इस तरीके से, हिमालय से टकरा के। तो एक इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम नाम दे सकते हैं, जैसे विंड से इसको डिवाइड करके अगर आप देखोगे तो ये फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, तो इनको हम नाम दे सकते हैं उत्तरी पश्चिमी मानसून। तो शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून के साथ दूसरा है उत्तरी पश्चिमी मानसून। उत्तरी पश्चिमी मानसून। और एक इसके अलावा जिस जलीय क्षेत्र से यह आता है वो जलीय क्षेत्र है भूमध्य सागर। गलती से यहां भूमध्य रेखा को ठीक मत कर देना, क्योंकि भूमध्य रेखा पर है वो सीजन स्पेसिफिक वर्षा नहीं होकर साल भर वर्षा होती है भूमध्य रेखा पर, जबकि भूमध्य सागरीय वर्षा होती है शीतकालीन। तो भूमध्य सागरीय वर्षा या भूमध्य सागरीय मानसून, तो भूमध्य सागर है उसका भी इफेक्ट होता है। तो ये मानसून अपने आप में भूमध्य सागरीय मानसून, मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी मानसून या टेम्परेट जोनल मानसून, शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून भी इसको कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन हो जाता है अपने कि मुख्यतः इस मानसून का नाम क्या है शीतकाल वाले का? तो एक तो जिस जलीय क्षेत्र से आता है उसके अकॉर्डिंग भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी मानसून। एक भारत के जिस ओर से एंट्री करेगा तो विंड डायरेक्शन को देख के बताएंगे भारत के उत्तर पश्चिम, तो इसका विंटर सीजन मानसून उत्तरी पश्चिमी मानसून। और उसके अलावा इस मानसून को हम जिस टेम्परेट जोन यानी जिस जलवायु कटिबंध में आता है अर्थात शीतोष्ण कटिबंध, तो उसके अकॉर्डिंग इसको टेम्परेट जोन मानसून भी कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक क्लास डाउट क्लास भी रख दे। डाउट वाली क्लास जैसे ही अपना क्लाइमेट वाला जो टॉपिक है, कल वर्षा ऋतु वाली एक रिपोर्ट है लास्ट ईयर वाली, वो कंप्लीट पढ़ाने के बाद, यानी क्योंकि करंट वाले क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो करवाने के बाद तो हम जो डाउट सेशन है आपका वो भी ले लेंगे। तो माउट कंप्लीट हो गई। माउट के साथ दूसरी प्रमुख घटना कौन सी है? तो दूसरी प्रमुख घटना है शीतलहर। कोल्ड वेव। तो कोल्ड वेव या शीतलहर का मीनिंग क्या है? सर्दियों में जनरली जो हिमालय वाला जो पार्ट है, जो ये राजस्थान के उत्तर पूर्व की तरफ आता है,
हिमालय की तरफ तापमान कम होते हैं और वायुदाब बढ़ जाते हैं, जबकि राजस्थान 0 डिग्री भूमध्य रेखा की तरफ होने के कारण हिमालय से तुलना करें तो इधर के तापमान थोड़े ज्यादा है और वायुदाब कम है। तो इस कारण उच्च वायुदाब यानी हिमालय क्षेत्र से राजस्थान की ओर ठंडी हवाएं आती हैं, जो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग को प्रभावित करती है। तो ये ठंडी हवाएं हमारे लिए कौन सी हैं? शीतलहर। तो जनरल सा डेफिनेशन है इनका, सामान्य सी परिभाषा है कि शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को शीतलहर कहा जाता है। इसका मीनिंग है कोल्ड विंड्स विच कम्स फ्रॉम हिमालय रीजन इन विंटर सीजन। शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को, जैसे गर्मियों की गर्म हवाएं लू होती हैं, तो सर्दियों में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं शीतलहर होती है। अब इनकी जो दिशा है वो मानसून की दिशा के अपोजिट होती है। तो मानसून चलता है अपने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये आती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इसका ये उत्तरी पूर्वी भाग को राजस्थान के ज्यादा प्रभावित करती है, दक्षिण पश्चिम में इनका जाते जाते इफेक्ट कम हो जाता है। तो एक तो मीनिंग क्या है शीतलहर का मीनिंग? तो शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं, हिमालय की ठंडी हवाएं होती। फिर डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट टू, यानी उत्तर पूर्व से, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ये इनकी डायरेक्शन होती है, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। फिर इसमें जो प्रभावित क्षेत्र है, अफेक्टेड रीजन, तो राजस्थान में इनका जो प्रभावित क्षेत्र है वो लेके चलते हैं हम। सर्वाधिक प्रभावित सर्दियों में चूरू, इसका निकटतम क्षेत्र आता है सीकर, और इन दोनों के निकटतम एक डिस्ट्रिक्ट आता है बीकानेर। तो ये राजस्थान के वो जिले हैं जो डेजर्ट कंडीशन में, इस कारण एक तो इनमें वेजिटेशन वैसे भी कम है, और यहाँ पे मिट्टी का विस्तार होने के कारण ये और भी जल्दी ठंडे होते हैं। तो जहां वनस्पति कम हो, तो वनस्पति जनरली कम कब होती है? जब आपके यहाँ वर्षा है, नदियां कम है। तो चूरू बीकानेर वही जिले हैं जहां वेजिटेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये जिले और तेजी से ठंडे होते हैं सर्दियों में, और शीत लहरों के प्रभाव में सीधे आते हैं। अब अपने माइंड में आता है सिर्फ गंगानगर हनुमानगढ़ भी तो ऊपरी है, लेकिन गंगानगर हनुमानगढ़ की और वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी है, वहां कैनाल्स है, गंग नहर, आईजीएनपी, राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल। तो उत्तरी राजस्थान में उन जिलों में कैनाल होने के कारण ह्यूमिडिटी ज्यादा है, आर्द्रता अधिक है, और आर्द्रता किसको? टेम्परेचर को होल्ड करती है। तो इसका मतलब हनुमानगढ़ और गंगानगर के टेम्परेचर आपके चूरू बीकानेर से फिर भी 2-4 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहते हैं, यानी बहुत ज्यादा गैप नहीं होता, टेम्परेचर में बहुत कम गैप रहता है। लेकिन यह तय है कि उत्तरी राजस्थान के ज्यादा ठंडे होने वाले जिले चूरू, सीकर, बीकानेर, और उसके बाद में गंगानगर, हनुमानगढ़। तो इसमें एक तो शीतलहर क्या है? तो हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं, कोल्ड विंड्स विच कम्स फ्रॉम हिमालय रीजन। दिशा, तो दिशा मानसून के अपोजिट, मानसून होता है दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट की ओर जाने वाला, ये आती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, यानी गुजरात के तट की ओर जाते जाते इनका इफेक्ट समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग को अधिक प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित या अफेक्टेड रीजन में चूरू, सीकर, बीकानेर, सर्वाधिक प्रभावित जिला रहता है इसमें चूरू। तो इसके साथ अपनी जो मॉनसून सीजन जो है, अर्थात जो आपके क्लाइमेट सीजन है, जलवायु की जो ऋतुएं हैं, तो क्लाइमेट सीजन में जो 4 पार्ट थे आपके, जैसे एक तो अधिक टेम्परेचर वाला पार्ट, समर वाला पार्ट, समर सीजन अर्थात ग्रीष्म ऋतु वाला पार्ट। इसके बाद में वर्षा जब आई तो उस पार्ट को हमने नाम दिया रेनी सीजन। इसके बाद वाले टाइम पीरियड को हमने नाम दिया मुख्यतः ऑटम सीजन, शरद ऋतु। मानसून निवर्तन और कार्तिक हीट वाली जो घटना थी, और लास्ट में शीत ऋतु वाला पार्ट अर्थात विंटर सीजन। तो विंटर वाला जो पार्ट है
इसमें मुख्य घटनाएं अपनी मावट और एक शीतलहर। उसके बाद में चैप्टर का लास्ट में एक छोटा सा पार्ट आपका बचता है, वह है समवायुदाब रेखाएं। तो समवायुदाब रेखा वर्षा की जो 2024 वाली लास्ट ईयर वाली रिपोर्ट है, इस साल वाली तो शायद ही उस पे मिले अपने को मौसम विभाग इस वेबसाइट पे, क्योंकि अभी तो मानसून जो है वो 30 सितंबर को गया, तो 30 सितंबर के बाद में इतनी जल्दी जनरली रिपोर्ट नहीं डाली जाती, और बाई चांस अगर डाल दी हो तो बाद में हम पढ़ेंगे भी कल। तो वर्षा ऋतु वाली जो रिपोर्ट है वो पढ़ानी है, और बाद में अभी तक के जो आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, यानी बेसिक ज्योग्राफी वाला जो पार्ट, जिसमें राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की स्थिति विस्तार, उसके बाद में राजस्थान की फिजिकल डिवीजन, और उसके बाद में राजस्थान की क्लाइमेट। तो ये स्टार्टिंग वाला जो बेसिक वाला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ है, जो काफी बड़ा पार्ट भी है, तो उनमें आपके जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे कल। स्टार्टिंग वाले जो आपके 4-5 चैप्टर हुए हैं उनको, और लास्ट में थोड़ा चैप्टर का पार्ट बचा हुआ है उस वाले पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन है जिसमें एक सर के चूरू सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला है। बिल्कुल, गर्मियों में सबसे गर्म है चूरू, सर्दियों में सबसे ठंडा है। इस कारण वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा किसके होते हैं? चूरू के। तापांतर का मीनिंग तापमान में अंतर, क्योंकि एक सीजन में तो ये हाईएस्ट टेम्परेचर है और एक सीजन में लोवेस्ट टेम्परेचर है। एक क्वेश्चन है कि सर राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? यानी जो वर्षा आती है तो उसमें कौन सा है जो उत्तरदायी है, उसका रीजन नहीं है? अरब सागरीय शाखा तो आती है हमारे मानसून की, दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा बिल्कुल ये भी आती है अपने यहाँ मानसून में, दोनों शाखाएं आपको बताई है मैंने। उसके बाद में पश्चिमी विक्षोभ बिल्कुल आता है, पश्चिमी विक्षोभ मावट के रूप में। फिर है लौटता हुआ मानसून, तो लौटते हुए मानसून से अपने यहाँ वर्षा नहीं होती, तो लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु और उसके तटीय क्षेत्रों के पास वाले जो राज्य हैं उनमें वर्षा करवाता है। अपने यहाँ क्यों नहीं करवाता? क्योंकि अपने यहाँ लैंड पार्ट से जो हवाएं लौटती हैं वो ड्राइनेस अधिक होती है, अर्थात शुष्क दशाएं अधिक होती है, उनमें ह्यूमिड कंडीशंस नहीं होती। तो बिल्कुल आपके आगे के जो नोट्स हैं हाइड्रोजियोग्राफी यानी जो जलीय भूगोल वाला पार्ट है, वो आपके आज इवनिंग में या कल क्लास से पहले आपके अपलोड करवा दिए जाएंगे, ताकि आगे वाले जो टॉपिक्स हैं, हालांकि कल तो हम क्लाइमेट वाला जो चैप्टर है और पुराने वाले जो चैप्टर्स में आपके कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चंस वगैरह आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं अपन। थैंक यू।